हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहले तो हम ये सीखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2Cr2O7 और ये क्या होता है, एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल एसिडिक मीडियम में बिहेव करता है। ये क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम ओनली, एसिडिक मीडियम ओनली। केवल एसिडिक मीडियम के अंदर ही क्या होता है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इससे पहले हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीनों कैटेगरियों में था, न्यूट्रल कैटेगरी में भी था, बेसिक मीडियम में भी था और एसिडिक मीडियम में भी था। लेकिन ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है। अब इसका जो कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो होता है ऑरेंज कलर। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है इसका। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका ऑरेंज कलर किस वजह से होता है तो आपके पास में दो रीजन हो सकते थे। एक तो डी ट्रांजिशन हो सकता था और दूसरा रीजन आपका चार्ज ट्रांसफर हो सकता था। और हमने बताया था कि डी ट्रांजिशन होने के लिए डी में पर्टिकुलरली कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्रोमियम की जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6। अब +6 है तो इसके अंदर जो डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 0 है और D0 स्पीसीज कलर कब शो करती हैं, जब चार्ज ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे ये कलर क्यों शो करेगा, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये ऑरेंज कलर शो करता है क्योंकि इसके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 थी, जिसके कारण इसमें डी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है डी ट्रांजिशन के लिए। अब बात आ जाती है कि जो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है अगर मैं इसको आयन की फॉर्म में लिखूं, अगर हम इसको आयन की फॉर्म में लिखेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लिखेंगे डाइक्रोमेट आयन यानी Cr2O7 2 नेगेटिव। देखो पोटेशियम हट गया और 2 नेगेटिव चार्ज लग गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो आप स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे यहाँ पे क्रोमियम लिख लेंगे, यहाँ पे क्रोमियम लिख लेंगे और इनको फिर एक ऑक्सीजन से ब्रिजिंग के थ्रू अटैच कर देंगे। ये हो गया। अब देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये हो गया। फिर एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो ये होता है डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये जो होता है, देखो ये वाला, यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड होता है, डी पाई पी पाई बॉन्ड इसे बोलते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड है, देखो एक ये रहा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। दूसरा तो सिग्मा बॉन्ड होता है, तो जो दूसरा वाला होता है वो होता है डी पाई पी पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं तो यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6 और यहाँ पे भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये था इसके बारे में जनरल ओवरव्यू कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है यहाँ पे, तो वो भी हमने बता दिया। ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब बिहेव करेगा, केवल एसिडिक मीडियम के अंदर बिहेव करता है। इसका स्ट्रक्चर हमने बता दिया है। अब हम देखते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, उनकी रिएक्शंस कैसे लिखी जाएंगी। प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम इसकी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो प्रिपरेशन जो करी जाती है पोटेशियम डाइक्रोमेट की वो करी जाती है क्रोमाइटोर से। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे प्रिपेयर किया जाता है, ये किया जाता है क्रोमाइट ओर से। तो हम लिखेंगे इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर। और जो क्रोमाइट ओर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है FeCr2O4। ये क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है। कभी कभी एक नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये हो गया हमारा क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसको जो प्रिपेयर करने के जो स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में जो ये ओर है उसे क्या किया जाता है, रोस्ट किया जाता है एल्कली मीडियम में। और रोस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को गर्म करना
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसको गर्म करेंगे एल्कली मीडियम में, यानी रोस्ट करेंगे एल्कली मीडियम में, एल्कली मतलब बेस के मीडियम में। फिर हमें क्या मिलेगा वहां से हमें मिलेगा सोडियम क्रोमेट। फिर हम क्या करेंगे, जो हमें सोडियम क्रोमेट मिला है उस पे हम एक्शन देखेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 का, और क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही हम उसके अंदर एसिड डालेंगे वो डाइक्रोमेट के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर हम उसके अंदर क्या डाल देंगे, हम KCl डाल देंगे, हमें मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एक बार रिएक्शन करके देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर हम ओर को रोस्ट करेंगे एल्कली मीडियम के अंदर। तो हम लिखेंगे ओर इज रोस्टेड इन एल्कली मीडियम, कि ओर को रोस्ट किया जाएगा एल्कली मीडियम के अंदर। अब ओर का फार्मूला क्या है हमारे पास में फार्मूला है FeCr2O4। ये हमारे पास में ओर का फार्मूला है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे एल्कली मीडियम के अंदर, और एल्कली मीडियम का मतलब है हमारा बेस से, तो हम इसके अंदर बेस डाल देंगे। ये हमने बेस डाल दिया, और रोस्ट करने का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको गर्म करेंगे। यहाँ पे इतनी चीज तो हमें समझ में आ गई है। ओर को रोस्ट कर दिया हमने एल्कली मीडियम में। जैसे ही हम इसको रोस्ट करेंगे हमें मिलेगा सोडियम क्रोमेट, यानी Na2CrO4, ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्रोमेट आयन है। अगर मैं Na को गायब करूं तो CrO4 मुझे दिख रहा है, जो कि क्या होता है, क्रोमेट आयन होता है। तो इसका जो नाम है वो है सोडियम क्रोमेट इसका नाम है। तो पहले मुझे सोडियम क्रोमेट मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या निकलेगा, देखो अब किसी भी रिएक्शन के अंदर एसिड डाला जाए या बेस डाला जाए तो वाटर मॉलिक्यूल तो निकलते ही निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएगा प्लस में। अब देखो सोडियम निकल गया, क्रोमियम निकल गया, और ऑक्सीजन भी निकल गया है किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन आयरन नहीं निकला है। तो ये जो आयरन निकलता है वो आयरन का ऑक्साइड बन के निकलता है, और आयरन का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। तो ये सबसे पहले हमारे स्टेप के अंदर जो रिएक्शन चलती है वो ये वाली चलती है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो क्रोमेट आयन होता है इसको कन्वर्ट करते हैं डाइक्रोमेट के अंदर। और डाइक्रोमेट में कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, क्योंकि एसिड के अंदर क्रोमेट चेंज हो जाता है डाइक्रोमेट के अंदर, और डाइक्रोमेट में अगर आप बेस डाल देते हैं तो वो चेंज हो जाता है क्रोमेट आयन के अंदर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर सेकंड स्टेप में हम देखेंगे एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। हम H2SO4 का एक्शन देखेंगे। देख लेते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन चलेगी। तो जो हमारे पास में सोडियम क्रोमेट है यानी Na2CrO4 है, जैसे ही हम इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, H2SO4, ये जैसे ही इस रिएक्शन के अंदर डाला जाएगा ये क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2Cr2O7, बन गया ना डाइक्रोमेट के अंदर। देखो ये क्रोमेट आयन था और ये बन गया डाइक्रोमेट, इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे लिख भी देते हैं इसका नाम, सोडियम डाइक्रोमेट। ये हो जाता है। अब मुझे पता है कि रिएक्शन के अंदर एसिड डाला जाओ या फिर बेस डाला जाए तो क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब ये तो बना है सोडियम डाइक्रोमेट, लेकिन मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे पोटेशियम चाहिए है जहां पे सोडियम है। तो अब सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवा दी जाती है KCl के साथ में। तो तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, इसमें हम लिखेंगे एक्शन ऑफ KCl, कि अब हम किसका एक्शन देखने वाले हैं, हम देखेंगे KCl का एक्शन। और किसके साथ में देखेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में देखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो Na2Cr2O7, ये हो गया सोडियम डाइक्रोमेट। और जैसे ही हम 2 मोल ऑफ KCl डालते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है K2Cr2O7 के अंदर, K2Cr2O7 के अंदर। ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। अब देखो और क्या चीजें निकल रही हैं यहाँ पे। अब क्या बच गया, 2 तो Cl बच गए और 2 सोडियम बच गए। तो ये बन के निकल जाते हैं साल्ट, यानी 2 मोल ऑफ NaCl ये बन के निकल जाते हैं। तो ये है हमारी प्रिपरेशन की कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को बना रहे हैं। इनमें जो हमारी जो पहली रिएक्शन है उसमें हमने इसको बैलेंस करके नहीं दिखाया है। आपने भी बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ऐसे ही याद रखना है कि जब क्रोमाइट ओर को रोस्ट किया जाता है एल्कली मीडियम के अंदर तो क्या क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट बन जाता है। फिर वाटर मॉलिक्यूल क्यों निकलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेस डाला गया था। और जो आयरन निकलता है वो आयरन का ऑक्साइड बन के निकल जाता है।
फिर हम इसके ऊपर जो सोडियम क्रोमेट बना है उस पे हम एसिड डालेंगे तो वो डाइक्रोमेट के अंदर चेंज हो जाएगा, और फिर डाइक्रोमेट में हम जैसे ही KCl डालेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटासियम डाइक्रोमेट के अंदर। तो ये थी हमारे प्रिपरेशन की कुछ स्टेप्स। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स में आप क्या बातें बताएंगे? सबसे पहली बात आप बताएंगे कि ये हमें क्या देता है, येलो कलर देता है बेसिक मीडियम के अंदर। कैसे? देखो हमने क्या बताया अभी अभी कि जो डाइक्रोमेट आयन होते हैं अगर हम उसके अंदर बेस डाल देते हैं तो वो क्रोमेट आयन बदल जाते हैं, और क्रोमेट आयन के अंदर अगर हम एसिड डाल देते हैं तो वो डाइक्रोमेट आयन के अंदर चेंज हो जाते हैं। और डाइक्रोमेट आयन का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है और क्रोमेट आयन का जो कलर होता है वो येलो होता है। तो इसने क्या कहा कि इट गिव्स येलो कलर इन बेसिक मीडियम, यानी बेसिक मीडियम के अंदर ये हमें क्या देगा, येलो कलर दे देगा। और इट गिव्स ऑरेंज कलर इन एसिडिक मीडियम, यानी एसिडिक मीडियम के अंदर ये हमें क्या दे देगा, ऑरेंज कलर दे देगा। तो ये थे इसके कुछ मेन पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि जो पोटासियम डाइक्रोमेट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है पोटासियम डाइक्रोमेट की, उसके अंदर ये क्या कहता है कि जो पोटासियम डाइक्रोमेट होता है हीटिंग के दौरान डिकम्पोज हो जाता है, यानी जैसे ही उसको गर्म किया जाएगा ये क्या हो जाएगा, जिनसे ये मिलके बनता है उन्हीं के अंदर ये डिकम्पोज हो जाता है। यानी आप क्या लिखेंगे, इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, कि जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो कैसे इसकी रिएक्शन चलेगी, देखो हम रिएक्शन देख लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, हम पोटासियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं K2Cr2O7, और इसको जब आप गर्म करेंगे, जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो पोटासियम डाइक्रोमेट से पहले क्या बना था, क्रोमेट बना था। देखो हम कर रहे थे ना, सोडियम क्रोमेट बना था, फिर हमने उसके अंदर एसिड डाला था, फिर वो डाइक्रोमेट के अंदर चेंज हुआ था। तो ये जो डाइक्रोमेट बना है वो पहले क्या बन चुका था, पहले तो वो क्रोमेट आयन था। तो ये डाइक्रोमेट किसके अंदर डिकम्पोज होगा, ये हो जाएगा K2Cr2O4, यानी देखो यहाँ पे डाइक्रोमेट है और ये क्रोमेट के अंदर चेंज हो गया। एक तो ये इसके अंदर डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट जो बनता है, अब इसके अंदर देखो कितनी सारी ऑक्सीजन बची है ना, तो नेक्स्ट क्या टूट जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है इसको, ये ऑक्सीजन के अंदर भी डिकम्पोज हो जाता है। और जो थर्ड जो साइड प्रोडक्ट इसे मिलता है वो मिलता है क्रोमियम ऑक्साइड, यानी Cr2O3 इसको मिलता है, प्लस में Cr2O3, ये वाले मिल जाते हैं। हमने यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है तो आपको भी ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये साइड प्रोडक्ट होते हैं, साइड प्रोडक्ट में से सिर्फ एक या दो आप याद रख लें, चाहे ये वाले याद रख लें जो आपको आसान लगते हैं। फिर आप क्या बता देंगे, पहली प्रॉपर्टी की डिकम्पोज हो रहा है हीटिंग के दौरान, और जैसे ही ये डिकम्पोज होता है जिनसे ये मिलके बनता है उन्हीं के अंदर ये डिकम्पोज हो जाता है। तो देखो K2Cr2O7 था, अगर इसको हम गर्म करेंगे डाइक्रोमेट, सबसे पहले तो क्रोमेट के अंदर चेंज होगा। अब इतनी सारी ऑक्सीजन थी तो हमने एक ऑक्सीजन भी लिख दी, और वो क्या है, वो क्रोमियम ऑक्साइड है। वो अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी ये हो जाती है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है एक्शन ऑफ कोल्ड H2SO4, कि पोटासियम डाइक्रोमेट के ऊपर कोल्ड H2SO4 का क्या असर होता है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, एक्शन ऑफ कोल्ड H2SO4, कि जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है कोल्ड H2SO4 के साथ में तब क्या होगा। तो हम रिएक्शन लिख के देखते हैं। देखो ये है हमारे पास में पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और ये हमने लिख दिया कोल्ड H2SO4। जैसे ही हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ पे बन जाता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यानी CrO3 बन जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, CrO3। और नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या डाला है, देखो ये अगर एसिड डाला है रिएक्शन के अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल तो निकलेंगे ही निकलेंगे, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर हो जाते हैं। और क्या बनता है, देखो किसी बहाने से क्या निकल आया, क्रोमियम भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, और क्या निकल आया, हाइड्रोजन भी निकल आया। लेकिन अभी तक क्या नहीं आया है, ना तो सल्फेट आया है ना ही पोटासियम निकला है बाहर। तो ये पोटासियम और जो सल्फेट होता है ये बन के निकलते हैं पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी प्लस में और साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, KHSO4, जिसका नाम है पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट। और ये जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बनता है इसका जो इफेक्ट होता है, ये क्लींजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, क्लींजिंग एजेंट एज ए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्लींजिंग एजेंट में क्या काम करता है, ये जो ऑयली मैटर नहीं हो जाता है जैसे कपड़ों वगैरह पे लग जाता है, उसे रिमूव करने के काम में आता है ये। तो आप ये भी लिख सकते हैं क्लींजिंग एजेंट कहां पे, टू रिमूव ऑयली डर्ट, कि जो ऑयली डर्ट हो जाती है उसे क्या करता है, ये रिमूव करता है। तो ये हो गई हमारी दो प्रॉपर्टीज। अब हम करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो पोटासियम डाइक्रोमेट होता है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है,
लेकिन ये केवल एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि इट एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम ओनली, कि ये केवल एसिडिक मीडियम के अंदर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। तो हम यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या खुद रिड्यूस होने वाली जो रिएक्शन है उसको हम आयनिक फॉर्म के अंदर करेंगे, और जितनी भी इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो भी हम आयनिक फॉर्म के अंदर ही देखेंगे। तो देख लेते हैं इसकी मेन रिएक्शन क्या रहने वाली है। इसकी रिएक्शन क्या है? अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव। ये हो गया। अब ये क्या करेगा? खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा, और दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो खुद रिड्यूस किसे कहते हैं? देखो दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं तो रिडक्शन होता है। और ये क्या काम करेगा? दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अब बात यह आ जाती है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब इसको रिड्यूस करना होता है तो ये क्रोमियम यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +6 है, और जब ये रिड्यूस करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन कन्वर्ट हो जाती है क्रोमियम +3 के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाती है। देखो यहाँ पे 2 क्रोमियम के ऊपर +6 थी, यहाँ पे दोनों क्रोमियम के ऊपर +3 आ गई। तो इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे? देखो क्रोमियम इसके ऊपर कितनी थी? +6, इसके ऊपर +6 थी। अब जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, और जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए? 6 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करे हैं। तो यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ये हो गया। अब क्या हो गया? इसने रिड्यूस तो हो गए, ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ये दूसरी रिएक्शन से आए हैं। हम जब इसकी प्रॉपर्टी की रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, तब जाके ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव ये बना रहा है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब बिहेव करेगा? केवल एसिडिक मीडियम में बिहेव करता है। तो हमने यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? एसिड डालना पड़ेगा, और एसिड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयनिक फॉर्म में H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी पता है हमें कि अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर एसिड डाल देते हैं या बेस डाल देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि कितने H पॉजिटिव आयन डाले जाएं और कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 7 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए हैं। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन मुझे डालने पड़ेंगे? 7 ऑक्सीजन के लिए 14 H पॉजिटिव डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे 14 H पॉजिटिव आयन डालने पड़ेंगे। जैसे ही मैं 14 H पॉजिटिव आयन डालूंगा यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल वाटर के निकल आएंगे। तो ये है हमारी मेन रिएक्शन, जो अब सारी रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाली है, जो हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके उन्हें अब हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है इसकी, यानी फर्स्ट जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है वो रहने वाली है एसिडिक K2Cr2O7 वर्सेस मोहर साल्ट। इसमें हम वो सारी रिएक्शन पढ़ेंगे जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट में पढ़ी थी, और जितनी भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे सारी एज इट इज सेम रहने वाली हैं जो हम पोटेशियम परमैंगनेट में पढ़ के आए हैं। बस जो चेंज आएगा वो इस मेन रिएक्शन का आने वाला है। वहां पे मेन रिएक्शन हमारी अलग थी, यहाँ पे मेन रिएक्शन ये अलग रहने वाली है। तो सबसे पहली जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है वो है एसिडिक K2Cr2O7 वर्सेस मोहर साल्ट। और मोहर साल्ट का क्या फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला था FeSO4 का ट्वाइस डॉट NH4 का ट्वाइस डॉट 6H2। ये था हमारा मोहर साल्ट का फॉर्मूला। और जब हम इसको आयनिक फॉर्म के अंदर पढ़ रहे थे मोहर साल्ट में, पोटेशियम परमैंगनेट में, उसमें हमने क्या बताया था कि ये जो आयरन होता है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। तो हमने क्या लिखनी है? इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखनी है। और हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखने से पहले हमने क्या लिखनी होती है? मेन रिएक्शन लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम इस मेन रिएक्शन को यहाँ पे दोबारा कॉपी कर देंगे। तो लिख दीजिए इसको, देखो Cr2O7 2 नेगेटिव, प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 14 H पॉजिटिव, और ये क्या बना रहा है? 2 क्रोमियम +3 प्लस में 7 H2। ये हो गया। अब क्या देखना है हमें पता है कि मोहर साल्ट्स को जैसे ही ऑक्सीडाइज करता है तो ये आयरन +2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयरन +3 में कन्वर्ट हो रहा था। सारी सेम रिएक्शन है जैसे हमने उसमें पढ़ी थी। तो ये आयरन +2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयरन +3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, +2 से +3 में अगर ये गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है।
अब इसको खुद रिड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन इसने रिलीज कितने करे? 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से मुझे 6 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दीजिए पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे 6 लग जाएगा, यहाँ पे भी 6 लग जाएगा, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? 6 लग जाएगा। इसका काम हो गया खत्म। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, बाकी एज इट इज पूरी रिएक्शन लिख देते हैं। तो देखो इससे तो ये कट जाएगा, ये हो गया, कट गया। और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, तो एज इट इज लिख देते हैं ओवरऑल रिएक्शन करके। तो क्या लिखेंगे हम ओवरऑल रिएक्शन के अंदर? देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड लिख दो। तो लिख देते हैं, देखो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 14H पॉजिटिव प्लस में 6 मोल ऑफ आयरन हो गए 2 पॉजिटिव के। और फिर उस साइड चलते हैं। उस साइड क्या है? 2 मोल क्रोमियम के हैं, क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस में 7H2O मॉलिक्यूल हैं प्लस में 6 आयरन 3 पॉजिटिव हैं, 6 आयरन 3 पॉजिटिव। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। अब हम सेकंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन देखते हैं। सेकंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हमारी एसिडिक K2Cr2O7 वर्सेस ऑक्सालिक एसिड के साथ में। और ऑक्सालिक एसिड का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। तो ऑक्सीडाइजिंग लिखने से पहले सबसे पहले हमने मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे इसे मेन रिएक्शन को लिख दिया है। अब आयनिक फॉर्म के अंदर क्या होता है? ऑक्सालिक एसिड को जो लिखा जाता है आयनिक फॉर्म के अंदर, वो किस तरीके से लिखेंगे आप? इस तरीके से COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। और जैसे ही इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो यहाँ पे क्या निकलता है? देखो एक CO2 मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा, तो 2 मॉलिक्यूल क्या निकल जाते हैं? CO2 के बाहर निकल जाते हैं प्लस में। अब ये जो 2 नेगेटिव चार्ज हैं ये क्या बन के बाहर निकलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बन के बाहर निकल आते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब इसको खुद रिड्यूस होने के लिए चाहिए थे 6 इलेक्ट्रॉन, निकले कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो इसको 3 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे 3 लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये बन जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी 6 बन जाएगा। इसका काम तो खत्म हो गया, तो इसे हमने काट दिया। अब देखो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, बाकी एज इट इज लिख देते हैं। देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, बाकी सारी चीजें सेम है, तो लिख दो यहाँ पे। ये हम ओवरऑल रिएक्शन करके लिख देते हैं। क्या हो गया? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 14H पॉजिटिव प्लस में 3 मोल ऑफ COO नेगेटिव COO नेगेटिव। उस साइड चलते हैं। अब उस साइड क्या है? 2 मोल क्रोमियम के हैं प्लस में 7 मोल वाटर के हैं प्लस में और क्या है? 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। ये थी हमारी सेकंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है हमारी एसिडिक K2Cr2O7 वर्सेस पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। और ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखने से पहले सबसे पहले हमने मेन रिएक्शन लिखनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे लिख दी है वो मेन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम आयोडाइड। और इसको जब आयनिक फॉर्म में हम लिख रहे थे पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर भी, तब हम क्या लिख रहे थे? हम ले रहे थे 2 मोल ऑफ I नेगेटिव के लेके चल रहे थे। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था? ये कन्वर्ट हो रहा था आयोडीन के अंदर। और ये जो 2 नेगेटिव चार्ज हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन बन के बाहर निकल रहे थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बन के बाहर निकल जाते हैं। अब इसको चाहिए होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, निकलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना पड़ता होता है? यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई। देखो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 6, यहाँ पे 3 लग जाएगा और ये बन जाएगा 6। इसका काम हो गया खत्म। इसको काट देते हैं। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, बाकी ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं। तो देखो किससे क्या कट रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन से, तो 6 इलेक्ट्रॉन कट गए। और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इन सभी को ओवरऑल रिएक्शन की कैटेगरी में लिख देते हैं। तो लिख दो क्या बचा है? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 14H पॉजिटिव प्लस में 6I नेगेटिव और क्या है? 2 मोल ऑफ क्रोमियम के हैं प्लस में 7 वाटर मॉलिक्यूल हैं प्लस में और क्या है? 3 मोल ऑफ आयोडीन है, 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल हो गए। तो ये थी हमारी थर्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हमारी एसिडिक K2Cr2O7 वर्सेस स्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2 इसके साथ में है। तो हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखने से पहले हमने मेन रिएक्शन लिखनी होती है, हमने लिख रखी है। अब आ जाते हैं आयनिक फॉर्म के अंदर। तो देखो यहाँ पे जो टीन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो टीन जो होता है वो +2 फॉर्म से +4 फॉर्म के अंदर चला जाता है। तो अब ये +2 से +4 पे गया है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो रिड्यूस होने के लिए इसको चाहिए थे 6 इलेक्ट्रॉन, इसने दिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मल्टीप्लाई किससे करवानी पड़ जाएगी? मुझे 3 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ जाएगी।
तो करवा दो पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इसका काम हो गया खत्म। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, बाकी ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं। देखो इससे तो ये कट गया, अब बाकी रिएक्शन को एज इट इज लिख दो भाई। क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 14H पॉजिटिव प्लस में 3 मोल ऑफ टीन 2 पॉजिटिव, और नेक्स्ट क्या है 2 मोल ऑफ क्रोमियम के हैं प्लस 3 प्लस में 7 वाटर मॉलिक्यूल के हैं प्लस में टीन 4 पॉजिटिव। कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं इसके। तो ये हो गई हमारी फोर्थ रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है हमारी एसिडिक K2Cr2O7 वर्सेस पोटासियम नाइट्राइट। और पोटासियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, KNO2। तो सबसे पहले हमने मेन रिएक्शन लिखनी होती है, हमने यहाँ पे लिख दिया मेन रिएक्शन। नेक्स्ट हमें पता है कि जब पोटासियम नाइट्राइट का ऑक्सीडाइज किया जाता है तो ये जो NO2 नेगेटिव आयन होते हैं ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं NO3 नेगेटिव आयन के अंदर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, और यहाँ पे अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे निकल आती है +5। तो +3 से +5 पे जा रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब देखो यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बन गए। तो ये एक ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये ऑक्सीजन आता है वो जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कराई जाती है। तो एक ऑक्सीजन तो इसने इसे दे दिया, बचे 2 हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये 2 H पॉजिटिव आयन बन के बाहर निकल जाते हैं। तो ये निकल जाते हैं 2 H पॉजिटिव आयन बन के बाहर। अब देखो चाहिए थे इसे रिड्यूस होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, निकले कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन सबसे पहले हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो करवा दो पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, और ये हो गया 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो गए 3 दूनी 6 H पॉजिटिव आयन। इसका काम खत्म हो गया। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, बाकी चीजें एज इट इज लिख देते हैं। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब 6 H पॉजिटिव आयन से क्या होगा, यहाँ पे 14 H पॉजिटिव आयन है, तो 14 H पॉजिटिव में से 6 कट जाएंगे और कितने बच जाएंगे, 8 H पॉजिटिव आयन बच जाते हैं यहाँ पे। तो 8 H पॉजिटिव आयन बच गए। और कुछ कट रहा है, देखो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल हैं लेकिन यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो 7 में से 3 जाएंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल बच जाते हैं। और कुछ कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो रिएक्शन को एज इट इज करके लिख देते हैं। देखो तो जो बचा है वो लिख देते हैं। क्या क्या बचा है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में यहाँ पे 8 H पॉजिटिव आयन, ठीक है, और क्या बचा है प्लस में 3 मोल ऑफ NO2 नेगेटिव आयन। ये हो गया। और कुछ है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। अब उस साइड चलते हैं। क्या है, 2 क्रोमियम के आयन हैं, क्रोमियम +3 प्लस में 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं प्लस में, और क्या है 3 मोल नाइट्रेट के हैं, 3 मोल ऑफ NO3 नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखनी होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है हमारी एसिडिक K2Cr2O7 वर्सेस सोडियम सल्फाइड। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन लिखने से पहले हमने मेन रिएक्शन लिखनी होती है, हमने लिख ली। और जो सोडियम सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SO3, और यहाँ पे जो SO3 है वो 2 नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो SO3 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है SO4 2 नेगेटिव के अंदर। और यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +4, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फर की वो होती है +6। तो +4 से +6 पे गया है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, तो ये एक ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर मॉलिक्यूल में से आता है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई जाती है। ऑक्सीजन तो इसे दे देता है, बच जाते हैं हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या बन के निकल जाते हैं, 2 H पॉजिटिव बन के बाहर निकल जाते हैं, ये निकल गए बाहर। अब इसको रिड्यूस होने के लिए चाहिए थे 6 इलेक्ट्रॉन, निकले हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो करवा दो पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा, और यहाँ पे भी 6 बन जाएगा। इसका काम हो गया खत्म। तो हम इसे काट देते हैं। अब देखो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, बाकी चीजों को एज इट इज लिख देते हैं। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन से तो 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, 6 H पॉजिटिव से यहाँ पे देखो 14 H पॉजिटिव है,
तो इसमें से 6 H पॉजिटिव कट जाएंगे और बचेंगे कितने, 8 H पॉजिटिव आयन बच जाते हैं। यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल हैं और वहां पे कितने हैं, 7 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें से 3 कट जाएंगे, बचेंगे कितने, 4 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे। अब जो बचा है उसे लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड लिख दो। तो लिख देते हैं, देखो किस तरीके से लिखेंगे आप, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 8 H पॉजिटिव प्लस में 3 मोल ऑफ SO3 2 नेगेटिव और उस साइड क्या है 2 मोल ऑफ क्रोमियम प्लस 3 प्लस में 4 मोल ऑफ वाटर प्लस में 3 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो ये थी हमारी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, इस तरीके से आपने लिखनी होती है। अब हम नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन देखते हैं। 7th ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है हमारी एसिडिक K2Cr2O7 वर्सेस H2S। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस लिखने से पहले हमने पहले मेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, हमने यहाँ पे लिख दी है। अब ये जो आयनिक फॉर्म के अंदर जब हम H2S को लेके चल रहे थे तो हो क्या रहा था, वहां पे देखो H2S यानी सल्फर यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये जो सल्फर है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो -2 से 0 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब बचा क्या, 2 हाइड्रोजन आयन बचे हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन 2 H पॉजिटिव बन के बाहर निकल जाते हैं, ये निकल जाते हैं बाहर। अब इसको रिड्यूस करने के लिए चाहिए थे 6 इलेक्ट्रॉन, निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, पूरी रिएक्शन को 3 से करवा दो मल्टीप्लाई। क्या होगा देखो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, बाकी चीजें एज इट इज लिख देते हैं। देखो 6 इलेक्ट्रॉन से तो 6 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब 6 H पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, इसके अंदर से 6 H पॉजिटिव कट जाएंगे, बचेंगे कितने, 8 H पॉजिटिव आयन बच जाएंगे। और कुछ भी नहीं कट रहा है तो एज इट इज लिख देते हैं। देखो जो जो बचा है उसे लिख देते हैं नीचे की तरफ। क्या क्या बचा है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 8 H पॉजिटिव आयन प्लस में 3 मोल ऑफ H2S और उस तरफ क्या बचा है 2 मोल ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन प्लस में 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लस में 3 मोल सल्फर के बचे हुए हैं। ये सल्फर है भाई, ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो ये हो जाएगी हमारी 7th ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। अब हम 8th ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन देखते हैं। 8th ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है हमारी एसिडिक K2Cr2O7 वर्सेस HCl। अब यहाँ पे ये कुछ बातें कहता है और कहता है कि जो K2Cr2O7 है या पोटासियम डाइक्रोमेट है वो HCl को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता, वो HCl को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता, जिसके कारण हम K2Cr2O7 को एसिडिफाई करने के लिए H2SO4 की जगह HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, जब हम पोटासियम पर मैग्नेट पढ़ रहे थे वहां पे हम कह रहे थे कि वहां पे केवल H2SO4 का ही इस्तेमाल किया जाएगा एसिडिफाई करने के लिए, HCl का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि HCl वहां पे रिड्यूसिंग एसिड था और वो उसको क्या करवा रहा था, रिड्यूस करवा पा रहा था। लेकिन यहाँ पे HCl इसको रिड्यूस नहीं करवाता, HCl इसको रिड्यूस नहीं करवाता, तो कहता है कि हम HCl का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिफाई करने के लिए पोटासियम डाइक्रोमेट को, लेकिन KMnO4 को हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई हैं कि K2Cr2O7 कैन नॉट ऑक्सीडाइज HCl, कि ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता HCl को, हेंस HCl विल नॉट बी इंटरफेयर इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस, यानी जो हमारी टाइट्रेशंस वगैरह होती हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, वहां पे HCl कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा इन टाइट्रेशन के अंदर। हेंस HCl acid can also be used instead of H2SO4। तो कहता है कि H2SO4 की जगह पे HCl एसिड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं एसिडिफाई करने के लिए। तो ये थी हमारी 8th ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। अब हम एक टेस्ट करेंगे इसके अंदर जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। प्रॉपर्टी नंबर 9 है हमारी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब ये जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है ये कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन नहीं है, हमारी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन सिर्फ हो चुकी है। अब ये एकदम डायरेक्ट से भी आ सकता है आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में कि एक्सप्लेन करें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को, तो आपने ये सारी बातें लिख के आनी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो क्रोमाइल क्लोराइड जो टेस्ट होता है वो किसी सॉल्ट के अंदर क्लोराइड आयन की प्रेजेंस जानने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि वो हमें कोई साल्ट दे दे और कहेगा कि पता लगाओ कि इसके अंदर क्लोराइड आयन है या नहीं है, तो उस क्लोराइड आयन का पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ बातें भी हमने यहाँ पे लिखी हैं
कि इट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। ये क्या करता है, क्लोराइड आयन को कंफर्म करने के लिए टेस्ट होता है। और इस टेस्ट के अंदर जो रिएक्शन चलती है वो कुछ इस तरीके से चलती हैं। देखो मान के चलते हैं हमारे पास में क्या था, पोटासियम डाइक्रोमेट था K2Cr2O7, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, ये डाल दिया। इससे क्या पता चल रहा है हमें, इससे पता चल रहा है कि इसका जो एक्शन है वो एसिडिक K2Cr2O7 है, ठीक है, एसिडिक हमने बना दिया इसको। और इसमें हमने एक सॉल्ट डाल दिया KCl, जिसका मुझे पता नहीं था कि ये क्या था या फिर इसका क्या फॉर्मूला था, मुझे नहीं पता था, उसने केवल व्हाइट पाउडर दिया जो कि ये था, ठीक है। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन चलेगी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से लाल कलर की गैस आनी शुरू हो जाएगी, और वो जो रेड कलर की जो गैस इवॉल्व होगी वो कौन सी होगी, वो होगी क्रोमाइल क्लोराइड गैस, यानी CrO2Cl2। ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला। और ये किस कलर की गैस होती है, ये रेड कलर की गैस होती है, रेड गैस, ठीक है। तो अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर से इस कलर की गैस बाहर आ रही है, इसका मतलब है कि उसके अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो इसी से रिलेटेड हमने एक लाइन लिखी है कि इवोल्यूशन ऑफ रेड गैस, कि अगर लाल गैस बाहर आ रही है फ्रॉम टेस्ट ट्यूब के अंदर से, कंफर्म्स क्लोराइड आयन, ये क्या कंफर्म करेगी, क्लोराइड आयन को कंफर्म करेगी इन द सॉल्ट। किसके अंदर कंफर्म करेगी, सॉल्ट के अंदर ये कंफर्म करती है। तो ये था हमारा टॉपिक पोटासियम डाइक्रोमेट से रिगार्डिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो पोटासियम डाइक्रोमेट होता है उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। यूजेस ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट में आप क्या क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए वॉल्यूमेट्रिक एजेंट, एज ए लेदर टैनिंग। लेदर टैनिंग क्या होता है, चमड़े को पकाना, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज ए कलर्ड फोटोग्राफी, कलर्ड फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्लींजिंग एजेंट, यानी जो ऑयल डर्ट होती है कपड़ों के ऊपर उसे साफ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जो क्वेश्चन बनने के जो चांसेस रहते हैं वो 100% रहते हैं आपके एग्जाम में। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट एंड एक्सप्लेन देयर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और लेक्चर से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियोस आपको पसंद आई हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।